हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पेपर में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो 6 चौके 24 नंबर आज की इस वीडियो में पक्का होने वाला है। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो शिक्षा शास्त्र की बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिनको भी इस बार पेपर देना है बोर्ड एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिसर्च से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं लेकर आया हूँ। तो शिक्षा शास्त्र के जो स्टूडेंट हैं और उनका टारगेट है 95% इस बार शिक्षा शास्त्र में लेकर आना। तो हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है सबसे फर्स्ट चैप्टर से। पहला जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, क्या नाम है, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। उससे पूछा गया है क्वेश्चन कि वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी। वैदिक काल में जो एक विद्यार्थी था, यानी जिसको अंतेवासी कहा जाता था, क्या कहा जाता था स्टूडेंट, अंतेवासी कहा जाता था। उसका जो एक दिनचर्या, यानी जिस तरह से हमारा रूटीन होता है ना, उनका दिनचर्या होता था। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे होता था चलिए बात कर लेते हैं। इसका मैं आंसर लेकर आया हूँ स्टूडेंट, और ये शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उत्तर देखिए। इनको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक और बुक में इसका आंसर बड़े में होता है, लेकिन आपको 25 शब्दों में आंसर देना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो उत्तर देखिए, वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक था कि वो नियमित दिनचर्या का उचित ढंग से पालन करे। यानी जो नियमित दिनचर्या है उसका उचित ढंग से वो क्या करे, पालन करे। ठीक है, प्रत्येक छात्र के लिए सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान करना, यज्ञ पूजा, वेद पाठ और भिक्षा मांगने तथा गुरु की सेवा करना दिनचर्या के आवश्यक अंग थे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए बताया क्या गया, सबसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक छात्र के लिए यानी सूर्योदय से पहले, यानी जब हमारा सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो उसको या कह लीजिए कि छात्र को यानी अंतेवासी को 4 बजे से पहले उठना पड़ता था, 3 बजे भी उठ सकते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पूर्व उठना, स्नान कर लेना यानी नहाना, फिर यज्ञ पूजा पाठ की तैयारी करना, यज्ञ पूजा करना। ठीक है, वेद पाठ जैसे रामायण महाभारत का जैसी चीज़ों का क्या है, एक प्रकार से पढ़ना, जिस तरह से हम सब स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इनका वेद पाठ करना और भिक्षा मांगने जाना, क्योंकि ये जो अपना यानी क्या करते थे, यानी जो अपना खान पान करते थे स्टूडेंट, जो अपनी लेकर आते थे भिक्षा, तब आपको बनाकर और क्या है खिलाते थे, अपना खाते थे और गुरु को भी खिलाते थे। ठीक है, तो भिक्षा मांगना तथा गुरु की सेवा करना। ठीक है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा। ठीक है, तो गुरु का क्या है प्रकार से सेवा करना, जैसे टीचर लोगों का। ठीक है, और दिनचर्या के यही आवश्यक अंग थे। वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर देखिए, बौद्ध काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। हमें जो बौद्ध काल की शिक्षण विधियां, इन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, उत्तर देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा सैद्धांतिक रूप से मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। क्या है, सैद्धांतिक रूप से ये मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। इस शैक्षिक व्यवस्था में सुचारू शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो सुचारू शिक्षा है इसको प्रदान करने के लिए नियमित शिक्षण विधियों को अपनाया जाता था। नियमित जो शिक्षण विधि था, जो आपका सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट, उससे लिया गया क्वेश्चन है। जो शिक्षा शास्त्र की अच्छे से तैयारी करते होंगे उनको यानी क्वेश्चन से पता चल जाता होगा कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधियों को अपनाया जाता था। सबसे पहला देखिए, शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि। ठीक है, दूसरा है प्रवचन या व्याख्यान के द्वारा विधि, तीसरा है वाद विवाद विधि, चौथा है प्रश्नोत्तर विधि, और पांचवा है आपका मॉनिटोरियल विधि, और 6 है पुस्तक अध्ययन विधि, और 7वां है सम्मेलन विधि, और 8वां है व्यावसायिक व प्रयोगात्मक विधि। ये क्या थी, बौद्ध काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डाला गया स्टूडेंट, जो कि पूछा गया था कि बौद्ध काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। अब यही क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का लघु उत्तरीय भी पूछ लिया था। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के लघु उत्तरीय पर, जो कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तब इसके बारे में आपको डिटेल में इसका आंसर
देना होता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट कह रहे थे कि शिक्षा शास्त्र पर सर आप वीडियो नहीं लेकर आते हैं, बहुत देर से लेकर आते हैं, तो अब वीडियो शिक्षा शास्त्र की रेगुलर आइएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं, आपके साथ पढ़ते हो। ठीक है, उनको भी हेल्प हो और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो ये है क्वेश्चन, और जो लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा कि शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि क्या है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। मध्यकालीन यानी तीसरा चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट क्या है, ये सभी जो चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको इजी हो जाए पता चलना कि किस चैप्टर से लिया गया है, ताकि आप क्वेश्चंस को देखकर मिला पाएँ और ये डाउट ना रह पाए कि ये सर बुक से या क्वेश्चन बैंक से नहीं क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर करके सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष हमें बताना है। ठीक है, उत्तर है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार थे, यानी कुछ इस प्रकार से, यानी पॉइंट के थ्रू बताए गए थे। जैसा कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है सांसारिकता की प्रधानता, दूसरा है धार्मिक कट्टरता, तीसरा है शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व, और चौथा है नारी शिक्षा की उपेक्षा। ठीक है, और पांचवा है शारीरिक दंड की प्रधानता, और छह है लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव, सातवां है अमनोविज्ञानता, और आठवां है जनसाधारण की शिक्षा का अभाव। अब इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा पाऊँ, जिससे आपको थोड़ा क्या ईजी हो जाए समझना। देखिए, सांसारिकता की प्रधानता थी, धार्मिक कट्टरता था, यानी जो जैसे मध्यकालीन यानी मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है, तो इसमें धार्मिक जैसे कोई हिंदू इसमें नहीं इंटरफेयर कर सकता था, इसमें क्या है उर्दू वगैरह पढ़ाया जाता था। ठीक है, शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व, यानी कोई शिक्षा केंद्र अस्थायित्व नहीं थी, नारी शिक्षा की उपेक्षा होती थी कि भैया मुस्लिम शिक्षा में नारी नहीं पढ़ सकते हैं, केवल पुरुष पढ़ सकते हैं। ठीक है, पुरुष और जो बालकें होती हैं, नारी शिक्षा की इसमें उपेक्षा होती थी। शारीरिक दंड की प्रधानता थी, यानी शारीरिक दंड इसमें दिया जाता था, यदि आप कोई भी गलती करते हैं तो इसमें शारीरिक दंड दिया जाता है। अब शारीरिक दंड क्या होता है, हाथों पर क्या है स्टिक से मारा जा सकता है। ठीक है, या पैर वगैरह पर भी मारते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो क्या है अभी जो विलेज इलाकों में है, यानी जो गांव के इलाकों में, ये काफ़ी प्रथाएं चलती आ रही है शारीरिक दंड की। ठीक है, हाथों में मार देते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, लेखन व पाठन का समन्वय का अभाव, अमनोविज्ञानता थी, यानी बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता था इससे कुछ नहीं मतलब होता था इसमें। ठीक है, और जनसाधारण की शिक्षा का अभाव इसमें होता था। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको जो तीसरा क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना को स्पष्टता समझाइए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DVI कहना गलत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरे बुक का मैं निचोड़ लेकर आया हूँ। ठीक है, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो इम्पॉर्टेंट है और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। उत्तर देखिए, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को प्रायः माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा आती है, तथा इस शिक्षा प्रणाली में 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा होगी। अब देखिए, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसे जो हमारे ग्रामीण इलाकों में है। ठीक है, 10+2+3 का अर्थ क्या है, मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा इस पर, ताकि आपके अंदर यानी आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, संरचना को राष्ट्र के सभी भागों से स्वीकार किया गया। जैसे प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को प्रायः माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया, यानी माध्यमिक शिक्षा के लोग इसमें क्या है, जैसे जो माध्यमिक शिक्षा होता है ना, उसमें विभाजित किया, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, यानी 1 से लेकर 5 तक आप पढ़ते हैं ना, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक आप पढ़ते हैं। 3 वर्ष का यानी 6, 7, 8, यानी 6, 7, 8 सरकारी स्कूलों में ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। और 2 वर्ष का यानी 9th, ठीक है, और हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल और 9th तक आपका एक 2 साल का ये हो गया कोर्स, तो टोटल 10 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 2 आपका देखिए यही होता है ना, देखिए 10+2 का +3 का ये अर्थ है, ये यही है। ठीक है, तो 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा होगी, जिसमें ये बताया गया है, थोड़ा आप समझेंगे, मैंने आपको बता दिया है। 3 साल का आपका होता है 6, 7, 8 का क्लास
और 1 से लेकर 5 तक, यानी जो 5 लिखा है 1 से 5 तक एक आपका होता है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, और 2 वर्ष का जो होता है वो होता है 9th और हाई स्कूल। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामीण शिक्षा के विषय में एनी बेसेंट के विचारों का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है और एनी बेसेंट जी के विचारों का हमें उल्लेख करना है। तो उत्तर देखिए, एनी बेसेंट के समय में भारत के गांवों में अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? गांवों में स्टूडेंट अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था ग्रामीण शिक्षा में, एनी बेसेंट के समय की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको थोड़ा बताऊंगा इसमें डिटेल में। देखिए अंधकार फैला हुआ था, इसमें और है, अभी छोड़कर आपको जाना नहीं है। देखिए अंग्रेजों ने भारतीय ग्रामीणों की शिक्षा, यहाँ पे देखिए ग्रामीणों की शिक्षा और ध्यान दिया था, ग्रामीणों की शिक्षा की और क्या है ध्यान दिया था। इन्होंने क्या है, उन्होंने स्टूडेंट देखिए इन्होंने क्या है कहा कि ग्रामीण शिक्षा में कृषि, उद्योग और कला कौशल को प्रधानता देनी चाहिए और इसके साथ साथ लिखने पढ़ने की शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है, लिखने पढ़ने की क्या देनी चाहिए स्टूडेंट? शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्या है गले में प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसीलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। कोई गलत वर्ड हो जाता है, निकल जाता है, तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, हालांकि निकलना नहीं चाहिए, कौन सा गलत, क्योंकि गले में प्रॉब्लम्स है, यानी अलग मतलब निकल जाता है ना उसका, तो आप समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमें क्या है, प्रमुख जो विशेषताएं इनका उल्लेख करना है। उत्तर देखिए, पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है जिससे आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए। देखिए सबसे पहला है, पर्यावरण शिक्षा मानव के प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। मानव के क्या है, भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है। दूसरा है, पर्यावरण शिक्षा प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का ज्ञान कराती है। तीसरा है, पर्यावरण शिक्षा द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के स्वरूपों तथा कारणों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ये पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर पूछ लिया था कि 3 विशेषताएं दीजिए, तो आप इसी तरीके से 3 दे देते। 2 विशेषताएं पूछी जाती तो आप इन्हों के बारे में यानी 2 लाइनों में दे देते, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी स्टूडेंट इसमें मैं जितने भी आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ शिक्षा शास्त्र का, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर देखिए, प्राकृतिक आपदाएं, देखिए प्राकृतिक जो आपदाएं उन गंभीर प्राकृतिक घटनाओं को कहा जाता है जिसके प्रभाव से हमारे सामाजिक ढांचे व विभिन्न व्यवसायों को गंभीर क्षति पहुंचती है। इनसे मनुष्यों एवं अन्य जीव जंतुओं का जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अन्य जो जीव जंतु है इनका क्या जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे प्राकृतिक जो आपदा है इसका अर्थ हमें स्पष्ट कीजिए, यानी कुछ कारण के थ्रू प्राकृतिक आपदाओं को बताया गया। जैसे मुख्य प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट, सुनामी, बादल का फटना, चक्रवाती तूफान, बाढ़, हिम की आंधी आदि, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब देखिए मानवकृत आपदाओं के बारे में बात की जाए तो आग लगना, ठीक है, ये मानवकृत आपदा हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक भैया ऊपर से तो आग बरसाएगा नहीं, तो ये सब जो प्राकृतिक आपदा है ये आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। इनके बारे में भी पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि भूकंप क्या होता है, भूकंप किसे कहते हैं। ठीक है, भूकंप के कारण बताइए, भूकंप क्यों आता है, इस सभी के बारे में आएगा। इसका भी मैंने आंसर ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दिया है, जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नारी शिक्षा यानी जो हमारा इंडिया है इसमें नारी शिक्षा का विकास कैसे हुआ है या किस तरह से हो रहा है, हमें टिप्पणी लिखना है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सब रूप में आप समझिए। उत्तर देखिए, विभिन्न कालों में भारत में नारी शिक्षा की स्थिति भिन्न भिन्न रही है। प्राचीन काल अर्थात वैदिक काल में नारी शिक्षा की स्थिति अच्छी एवं सराहनीय थी। मध्यकाल में नारी शिक्षा की बहुत अधिक अवहेलना हुई।
ठीक है, अवहेलना हुई तथा नारी शिक्षा की स्थिति दयनीय हो गई। जहाँ तक ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश शासन काल का प्रश्न है, इस काल में भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार के अनेक प्रयास हुए थे। ठीक है, अनेक प्रयास क्या हुए थे ब्रिटिश शासन काल में। अब यहाँ पर आप थोड़ा देखेंगे स्टूडेंट, गौर करेंगे तो बात क्या हुई कि भारत में नारी शिक्षा की स्थिति भिन्न, यानी वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में जैसे गार्गी थी भैया, ठीक है, गार्गी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बताया है। वैदिक काल की ये महिला थी, ठीक है, वैदिक काल में। और जो है बौद्ध काल में इनका, यानी एक प्रकार से यहाँ पर देखिए ना, पूछा गया है कि मध्यकाल में नारी शिक्षा की बहुत अवहेलना हुई। मध्यकाल क्या होता है, जो मुस्लिम काल से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या है, इनके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, भारत में सन 1991 में स्थापित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का मुख्य लक्ष्य समस्त प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को साक्षर बनाना तथा पर्याप्त जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना एवं जीवन के प्रति जागरूक बनाना है। जीवन के प्रति क्या बनाना है स्टूडेंट, जागरूक बनाना है। इसमें थोड़ा और है, ठीक है, देखिए जागरूक बनाना है। तो यानी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का संस्थान का मुख्य लक्ष्य क्या है, 1951 में स्थापित किया गया था। ये याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो थोड़ा छोटा था, लेकिन 25 नंबर शब्दों में लिखना होता था, 4 नंबर शिक्षा शास्त्र में दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर। जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा। देखिए उत्तर है, यूनेस्को द्वारा आयोजित जनसंख्या शिक्षा संगोष्ठी। देखिए संगोष्ठी के अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसके परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में इस स्थिति के प्रति क्या है, विवेकपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण तथा व्यवहार का विकास करना है। ठीक है, व्यवहार का क्या करना है स्टूडेंट, विकास करना है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या है पढ़ सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूछा गया है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने की विधि की शैक्षिक जो उपयोगिता है, इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिए उत्तर देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत एवं विधि की विशेष शैक्षिक उपयोगिता है। इसमें देखिए सबसे पहला है, ये सिद्धांत बालकों को धैर्य का पाठ पढ़ाता है। ठीक है, दूसरा है, इस सिद्धांत को अपनाकर बालक को परिश्रमी बनाया जा सकता है, मेहनती बनाया जा सकता है। तीसरा है, मंद बुद्धि के बालक के लिए ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है। अब आप लोग बिना कोई चीटिंग से ईमानदारी से बताइए कि मंद बुद्धि बालक की जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है। मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है, अब आप लोग बताइए, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे वही स्टूडेंट बता पाएगा। 4 नंबर पॉइंट है, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने की विधि की शैक्षिक उपयोगिता है वो इस तरह से है। 4 पॉइंटों के थ्रू मैंने बताया है, जो आप लोग समझ लेंगे तो आपका भैया नंबर पक्का है। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। देखिए स्क्रीन पर आप सभी के दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन की अभिप्रेरणा की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। अभिप्रेरणा की हमें शैक्षिक उपयोगिता के बारे में बताना है। उत्तर देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अत्यंत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। प्रेरणा से ध्यान केंद्रित होता है, रुचि का विकास होता है, सीखने की इच्छा का विकास होता है, प्रेरणा ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है। ठीक है, तथा सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये अभिप्रेरणा की शैक्षिक उपयोगिता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभिप्रेरणा की शैक्षिक उपयोगिता क्या, थोड़ा छोटा सा आंसर था, आप लोग समझ लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ लिखिए। जो छात्र हैं उनको दिए जाने वाले जो सामाजिक, यानी जो समाज के द्वारा दिए जाते हैं दंड, वो क्या होता है, इसका अर्थ हमें लिखना, परिभाषा देना है। उत्तर देखिए, सामाजिक दंड व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विद्यालय के नियम का उल्लंघन करने वाले अथवा सामाजिक नियंत्रण को न मानने वाले व्यक्ति या समूह को दंडित किया जाता है। छात्रों को डांटना, फटकारना या उनकी निंदा करना ही सामाजिक दंड है। इससे छात्र लज्जित हो जाता है तथा अनुचित व्यवहार या कार्य की पुनरावृत्ति नहीं करता।
ठीक है स्टूडेंट, पुनरावृत्ति नहीं करता। अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं शिक्षा शास्त्र इतना आसान सब्जेक्ट है, इसको देखिए आसान सब्जेक्ट है मेरे लिए, लेकिन आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। लेकिन जो समझता है स्टूडेंट, यानी पॉइंट को समझता है, अर्थ को समझता है, उसके लिए ईजी हो जाता है सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, बस उसको आपको समझना होगा, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, 100% उस सब्जेक्ट पर आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। इसमें बताया गया है कि समाज की रीति रिवाज को ना मानना, ठीक है, उसकी अवहेलना करना, यहाँ पर देखिए दंडित किया जाता है। छात्रों को डांटना, फटकारना, उनकी निंदा करना, यानी उनकी बुराई करना, ठीक है, कि भैया ये कुछ नहीं कर पाएगा, अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये इसी में फेल हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक दंड है, इससे छात्र लज्जित होते हैं, यानी बेइज्जती महसूस करते हैं तथा अनुचित कार्य करने के प्रति क्या है, जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है 13 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देखिए अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। हमें इसके कारकों का वर्णन करना है। उत्तर देखिए, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डाल सकते हैं, देखिए कौन कौन से बाधा डाल सकते हैं। जैसे पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए सबसे पहला है वेतन का कम होना एवं आर्थिक परेशानी। दूसरा है प्रधानाचार्य और प्रबंधकों से विवाद, ठीक है, इसमें और है। तीसरा है सेवाओं का सुरक्षित ना होना। चौथा है विद्यालय में आवश्यक शैक्षिक उपकरणों का उपलब्ध ना होना। और पांचवा है आवासीय समस्याएं, ठीक है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको कि ये क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जैसे क्या भैया, मानसिक जो बालक के यानी अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालती है, यानी वेतन का कम हो, यानी भैया जहाँ पर 15,000 मिल रहा, यानी जो अच्छे सैलरी मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों को अच्छी सैलरी मिलती है, जो प्राइवेट होते हैं उनके लिए चिंता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वेतन का कम होना, प्रधानाचार्य यानी जो प्रिंसिपल होता है और प्रबंधकों से विवाद होना, ठीक है, टीचर्स का। सेवाओं का सुरक्षित ना होना, यानी सेवाएं भैया आपको कभी भी निकाला जा सकता है विद्यालय से, टीचर की उपाधि से, ठीक है। विद्यालय में आवश्यक यानी जो भी जैसे लैब वगैरह होता है ना, लैब वगैरह, फिर जियोग्राफी से रिलेटेड मीटर वगैरह होते हैं, जिससे समझाने में इजी हो जाता है बच्चों को, तो वो उपकरणों का ना होना। और आवासीय समस्या, यानी जहाँ पर विद्यालय बना है उसका समस्या। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालती है, ठीक है स्टूडेंट। इन सभी के बारे में थोड़ा आप समझ लेंगे, क्या है, थोड़ा आप समझ लेंगे तो अपने शब्दों में भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है उपलब्ध लब्धि से क्या आशय है। तो देखिए उत्तर है बौद्धिक परीक्षणों के आधार पर बौद्धिक योग्यता की गणना करने के लिए बुद्धि लब्धि की अवधारणा विकसित की गई थी तथा इसी कारण के समांतरण एक अन्य अवधारणा निर्धारित की गई जिसे ज्ञान लब्धि या उपलब्धि और लब्धि के नाम से जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो आप सभी के लिए स्टूडेंट सिर्फ 15 हम इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए थे। इन सभी क्वेश्चंस को लिखने में काफ़ी रिसर्च लगा है, लिखने के लिए काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है मेरा, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगे है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट की तैयारी कराते हैं। और आप अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो और वो भी शिक्षा शास्त्र की तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर पाए। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।